हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। ब्राजील इस साल होस्ट किया G20 के समिट। और G20 को अगर देखा जाए, आज के दिन में देखा जाए, करंट सिचुएशन में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही है, हर तरफ वॉर चल रहा है, जिसके कारण आज के दिन में देखो तो फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, इसका जो प्राइस है ग्लोबल लेवल पे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसका रीजन क्या है? दो वॉर। एक तो वॉर है रशिया यूक्रेन और दूसरा वॉर है इजराइल वर्सेस हमास, जिसके कारण पूरा जो ग्लोबल साउथ है वो परेशान है। देखिए, कहीं भी दुनिया में अगर वॉर होता है तो उस वॉर का जो इम्पैक्ट होता है लगभग पूरे कंट्रीज पे पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी उसमें कंट्रीज होते हैं जो उससे बेनिफिट कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जहां पे क्या होता है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है टू माइनस देयर इकोनॉमी प्रॉपरली। वैसे देखा जाए तो G20 का शुरुआत जो है वो हुआ था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से। 1997 में जब थाईलैंड ने क्या किया, अपने करेंसी को डिवैल्यू किया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो क्राइसिस है धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में फैलना शुरू हुआ। और इसका रीजन क्या था? देखिए, कोई भी कंट्री हो, अगर वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हो गया है, मतलब जो भी सामान आपको 10 रुपए में मिल रहा है वो सामान अगर आपको मिलने लगे 100 रुपया में, इसका अर्थ ये है कि उस कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। और इस सिचुएशन में अगर वो कंट्री डिवैल्यूएशन करता है तो एक तरह से समझ लो कि मौत के कुएं में कूदने के बराबर है। इसकी वजह से ये जो धीरे धीरे क्राइसिस है बाकी कंट्रीज में भी बढ़ने लगे। एंड फाइनली ये जो क्राइसिस था एशिया के लेवल पे बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया। इस क्राइसिस से निपटने के लिए ये जो G20 आप देख रहे हैं आज के दिन में, जो भी ग्रुपिंग ऑफ 20 कंट्रीज थे, उनके जो भी फाइनेंशियल मिनिस्टर्स थे, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर्स थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम 1999 में मीटिंग किया बर्लिन में, यानी जर्मनी में, टू डिस्कस द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड वे अहेड, कि आखिर में क्या स्टेप्स लेने चाहिए मिलके, जिसके वजह से जो भी कंट्रीज डेट सेवरन क्राइसिस से गुजर रही है, खास करके जो एशिया की कंट्रीज, उनको बाहर निकाला जाए और सप्लाई चेन को फिर से ऑन द ट्रैक लाया जाए। और इसी के सिलसिले में ये मीटिंग शुरू हुआ। उसके बाद ये मीटिंग चलते रहा, बट सिचुएशन चेंज तब हो गया जब 2008 आया। 2008 में पूरे दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। और इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे मेन रीजन था यूएस का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, एंड देयर वाज अ ह्यूज फ्रॉड। और उसकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया में जितने सारे इन्वेस्टर्स थे उनमें पैनिक शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो भी बैंक्स थे वो डिफॉल्ट करना शुरू किया। और धीरे धीरे आप समझते हो कि यूएस अगर डिफॉल्ट कर जाए तो क्या सिचुएशन हो सकता है दुनिया में, क्योंकि दुनिया के जितने सारे कंट्रीज उनका ट्रेड मैक्सिमम किसमें होता है? यूएस डॉलर में होता है, जिसकी वजह से यूएस अगर डिफॉल्ट करे तो पूरा दुनिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। एंड फाइनली अमेरिका ने डिसाइड किया कि G20 के फाइनेंशियल मिनिस्टर और गवर्नर्स के मिलने से काम नहीं बनने वाला, क्यों ना हम जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो मिलके ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को डिस्कस करें, और जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ग्लोबल लेवल पे उन इश्यूज को भी डिस्कशन किया जाए। देखिए, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो G7 था, जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज का कोई भी प्रेजेंस नहीं था, जिसके वजह से G20 निकला। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि सबका साथ सबका विकास वाला यहाँ पे प्रयास किया गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया जाए, उनका क्या पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेके, उनके यहाँ की क्या चैलेंजेस हैं और वर्ल्ड में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको फर्स्ट टाइम डिस्कशन करने का मौका इस प्लेटफॉर्म पर मिला। जो ब्राजील में G20 को होस्ट किया, इसमें क्या था कि जो बाइडेन मिसिंग थे, मिसिंग इन द सेंस कि जस्टिन ट्रूडो और जॉर्जिया मिलन ये तीनों मिलके लेट पहुंचे थे फैमिली फोटो के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इनकी गलती थी, फिर भी जो फैमिली फोटो था वो नहीं रुका, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड लीडर क्यों रुकेंगे। एंड फाइनली मैं बताना चाहता हूं कि G20 का रेलेवेंस क्या है आज की दुनिया में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि G20 में ग्लोबल साउथ जो नेशंस है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और जो भी बचे खुचे कंट्रीज थे, खास करके ग्लोबल साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज जो थे, उनको इंडिया ने 2022 में ही इंक्लूड कर दिया। आपको याद होगा जब इंडिया ने होस्ट किया था तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया था। इसकी वजह से जो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन है G20 में वो बढ़ गया, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखें तो अफ्रीकन यूनियन में लगभग 55 कंट्रीज, और आने वाले समय में इसमें और मेंबर्स जुड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल साउथ का वॉइस है वो भी वर्ल्ड लेवल पे सुना जाएगा। और अगर इसका जीडीपी की बात करें तो दुनिया का लगभग 85% जीडीपी इस ग्रुपिंग में है। और वही पॉपुलेशन का बात करो तो लगभग पूरा पॉपुलेशन यहीं पे है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है G20 के पास।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका वेटेज कितना है। अगर ये कोई डिसीजन बनाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। और करेंट में सबसे बड़ा कोई इशू है तो वो है फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। ये जब तक इंश्योर नहीं किया जा सकता, दुनिया से हंगर, पोवर्टी, मल न्यूट्रिशन इसको दूर नहीं किया जा सकता है। और यही मेन मुद्दा था जिसपे इंडिया ने भी बात किया। इंडिया का जो भी इस डायरेक्शन में अचीवमेंट था उसको हमारे प्रधानमंत्री ने रेज किया, जिसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज इंटरेस्टेड है इंडिया ने आखिर में ये गोल कैसे अचीव किया, सो दैट वो लोग भी ऐसे स्टेप को अपना के अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं अपने यहाँ के इकोसिस्टम को। और अगला जो G20 का समिट होने वाला है 2025, वो होने वाला है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखो बढ़िया से तो अभी G20 का जो मेंबर है वो बार बार क्या हो रहा है, साउथ नेशंस को ही मिल रहा है, जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। एंड फाइनली 2026 का जो समिट होने वाला है वो होस्ट करेगा अमेरिका। और एक और बात आपने नोटिस किया होगा कि जो G20 का समिट हुआ है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ रशिया वो मौजूद नहीं थे। यहाँ पे भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ICC है यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके वजह से प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है वो इस कंट्री में आने से मना कर दिया। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ब्राजील है वो ICC का मेंबर है, तो उस पर भी बाउंड है कि वो रशिया के प्रेसिडेंट को क्या करे, अरेस्ट कर ले। और वैसे में ऐसा कुछ है नहीं। जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो मंगोलिया भी गए थे, मंगोलिया भी एक मेंबर है ICC का, बट उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे नहीं आने का रीजन ये था कि अगर वो यहाँ पे आते तो बहुत ऐसे लीडर्स थे जो नहीं चाहते कि वो क्या करें, G20 में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ क्या करें, पार्टिसिपेट करें। दैट्स व्हाई ही वाज ऑब्सेंट। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी देखिए G20 जो है ना, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो G20 अब नहीं रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए G20 का मतलब ये है कि 19 कंट्रीज हैं, 19 नेशंस, और 2 गो रीजनल ग्रुपिंग है इसमें। पहला है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन एलोन कितना है, 27 कंट्रीज हैं इसमें। और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन में लगभग कितने कंट्रीज हैं, 55 के आसपास। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा हैं इसमें, ये G20 ही नहीं है, बस ये नाम है। और इन सारे कंट्रीज में दुनिया का सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया का अगर GDP देखो तो ये अराउंड 7% के आसपास जो है उस पर ग्रो करने वाला है। और वहीं अदर कंट्रीज को देखो तो बहुत ही ज्यादा डाउन है। बट ये गुड न्यूज है, बट अभी भी बहुत सारे प्रेसिंग चैलेंजेस फॉर इंडिया है। अगर देखा जाए तो पर कैपिटा जो इनकम की दृष्टि से अगर देखोगे तो इंडिया क्या है, बहुत ही ज्यादा नीचे है G20 में। तो कहने का तात्पर्य है कि इंडिया को भी अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो आई होप G20 के बारे में आपको सारी बातें समझ में आया होगा। This is it from my side. See you in the next video. Thank you.